अलग से आईआईटी जेईई को और नीट को अलग से पढ़ाया जाता है जब पूरी ऑर्गेनिक समाप्त हो जाती है, एक हेडिंग डाल करके फंक्शन ऑफ रिएजेंट्स। कौन सा रिएजेंट किस काम को करेगा। स्वागत है प्यारे बच्चों, जल्दी से मेरे साथ में जुड़ते जाइए, वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि बाकी बच्चों को भी पता चल जाए और वो जल्दी साथ में जुड़े। और आज कोशिश करेंगे आप प्रश्नों के जवाब देने की। सवाल आपकी स्क्रीन पर हैं और चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला 21 सवाल, जो भी ये यहाँ पर पीडीएफ में आप देख रहे हैं या स्लाइड की फॉर्म में, तो जितने भी मैं प्रश्न आपको कराऊंगा वो सभी प्रश्न मैं पीडीएफ की फॉर्म में एकलव्य एजुकेशन के मोबाइल ऐप में अपलोड करते हुए जा रहा हूं। तो वहां से आप प्रिंट आउट ले लेंगे, प्रिंट आउट ले करके उनका सॉल्यूशन यहाँ वीडियो में है ही। तो कितना अच्छा तरीका है कि आपके पास पीडीएफ भी होगा, आप प्रिंट आउट निकाल के उसको फाइल में रखें, टाइटल उस पर डला हुआ है 68, उसके बाद में 67, ऐसे क्रमवार उनको लगाते जाएं और उनके हल यहाँ पर इस वीडियो में लाइव टेलीकास्ट में मैं दे ही रहा हूँ। सवाल पहला आज की क्लास का है हमारा कि व्हाट विल बी प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन फिनोल रिएक्ट विद Br2 इन CCl4 मीडियम। इंपॉर्टेंट इसलिए है और इसलिए लिया गया है इस सवाल को यहाँ पर कि अगर फिनोल है जो आपका, उसको हम Br2 के साथ में रिएक्ट कराएं। एक होता है CCl4 के साथ में करा दिया हमने, दूसरा होता है Br2/H2O एक्वस मीडियम में। तो कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसीलिए मैंने सवाल लिया है यहाँ पर। अगर आप एक्वस मीडियम में कराएंगे एक्वस सॉल्यूशन लेकर के, तो फिर 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, जो कि आपका यहाँ पे डी ऑप्शन दिख रहा है, तब ये होता। लेकिन हमने लिया है Br2CCl4 यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तब फिर प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, ये हमें बताना है। तो Br2CCl4 की प्रेजेंस में आपका प्रोडक्ट एक बनेगा 2-ब्रोमोफिनोल, जो इसमें दिया नहीं है, एक बनेगा 4-ब्रोमोफिनोल, जो बी ऑप्शन है आपका, ये रहा। क्लियर हो गया है। मैंने ये भी बता दिया है कि अगर Br2CCl4 ना लेकर के Br2 और एक्वस मीडियम में लिया जाए, सीबीएसई के बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, एनसीईआरटी का है, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा 4-ब्रोमोफिनोल और एक्वस अगर ले लेते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ऐसा ही एक सवाल और है, डाइल्यूट HNO3 के साथ में ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल, और कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हैं तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल यानी कि पिक्रिक एसिड। तो ये इंपॉर्टेंट था, समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, उसकी तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है हाउ वुड यू सिंथेसिस द फॉलोइंग रिएक्शन, और यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो दिया है बेंजीन, प्रोडक्ट दिया है नाइट्रोबेंजीन। बेहद आसान सा 11th क्लास से लिया है इसको ऑर्गेनिक की। पूछा गया है एरो पर क्या लिखना चाहिए। ये नाइट्रेशन है बेंजीन का, कितना आसान है, नाइट्रेशन है बेंजीन का, और बेंजीन का नाइट्रेशन एसिडिक मीडियम में कराया जाता है। पहला कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में को डाला गया है एसिडिक मीडियम में, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है भाई। तीसरा सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट कैन बी यूज्ड टू कैरी आउट द फॉलोइंग रिएक्शन। तीसरे में कहा गया है कि आपको रिएक्टेंट क्या लेना है ताकि वो यहाँ पर, और हिंदी मीडियम में भी है, निम्नलिखित अभिक्रिया में से किसका उपयोग निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए किया जा सकता है। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है तो क्या करेंगे। तो 2-3 रिएक्शन है आपके सिलेबस में। एक तो गैटरमन कोख रिएक्शन है, बेंजीन को रिएक्शन करा दीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में और HCl की प्रेजेंस में, तो बेंजल्डिहाइड बनता है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बेंजीन में अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेते हैं एसिडिक मीडियम में, तो फिर आपका बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट हो जाएगा गैटरमन कोख रिएक्शन। कई सारी रिएक्शन है जो बेंजल्डिहाइड बनाने में आती हैं, जैसे इटार्ड रिएक्शन है, जैसे रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन होती है, उससे भी बेंजल्डिहाइड बनाया जाता है। कई सारी रिएक्शन। पांचवा सवाल जरा लेते हैं, चौथा सवाल सॉरी। आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट कम अंडर द ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन।
उसको पहचाने जो कार्बनिक जोड़ प्रतिक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि कार्बनिक योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, सिर्फ इतना बताना है। हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, हैलोजिनेशन या हाइड्रो हैलोजिनेशन, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपकी स्क्रीन पर, तो आपने बताना इनमें से कौन सा। डिहाइड्रेशन जो है, डिहाइड्रेशन उदाहरण है इलिमिनेशन रिएक्शन का। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो अल्फा एलिमिनेशन होता है। ये सारी चीजें मैं करा चुका हूं आपको। ये वाला समझ में आ गया आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। उसको पहचाने जो कार्बनिक योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, वो कौन सा है, डिहाइड्रेशन, जो कि एक इलिमिनेशन का एग्जाम्पल होता है। 5वां सवाल क्या है, प्राइमरी एमाइड्स गेट कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अमीन। एमाइड को अमाइन में कन्वर्ट किया गया है, तो ये किसका उदाहरण होता है, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या एसाइलेशन। एडिशन रिएक्शन का उदाहरण नहीं होता, ऑक्सीडेशन का भी उदाहरण नहीं होता, वो रिडक्शन होता है जिसमें C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट किया जाता है, वो होता है। और एक हॉफमैन ब्रोमेमाइड के द्वारा भी CO को वहां से रिमूव कर दिया जाएगा, तो भी हम इस काम को कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन है उसमें C, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव इफेक्टिव रिडक्शन ऑफ। इनमें से क्या है भाई, यहां से कुछ गायब है। हाँ, ये क्वेश्चन है यहां पर। हेक्साइन, हेक्स 3 आइन है, और ये पूछा गया है कि इनमें से कौन ऐसा कैटलिस्ट है जो इस कन्वर्जन को कर देगा। यहां पर देखिए सवाल ये है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, हेक्स 3 आइन ये है। इसको कन्वर्ट करना है ट्रांस हेक्स 3 इन में, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड C CH2 CH3, ये बनाना है। तो ये पूछा गया कि इस कन्वर्जन के लिए कौन सा कैटलिस्ट ठीक होगा, वो आपने बताना है। पहला ऑप्शन है लिंडलर कैटलिस्ट, इसका काम होता है सिस एल्कीन बना देना। और दूसरा है लिक्विड अमोनिया डाला गया है सोडियम के साथ मिला करके, इसको बोलते हैं ब्रिज रिडक्शन, ये ट्रांस एल्कीन बनाता है। तो सबसे बेस्ट जो कन्वर्जन होगा, ये वाला कैटलिस्ट होगा, उसका ऑप्शन आपका बी है। FeNaCl सिर्फ सिंपल रिडक्शन करता है, डाइबल भी सिंपल रिडक्शन करता है, इनका सिस ट्रांस से कोई लेना देना नहीं है। ए जो है वो सिस एल्कीन बनाएगा और बी ट्रांस, चूंकि ट्रांस पूछा गया था इसलिए आपका ऑप्शन बी है। 7वें सवाल की तरफ चलते हैं। 7वें सवाल में देखते हैं क्या है। 7 है, विच ऑफ द रिएजेंट विल गिव इफेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन टू गिव कंपाउंड। दिए गए यौगिक में से कौन सा अभिकर्मक प्रभावी परिवर्तन देगा। ये देखिए रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर, यहां पर कार्बोनाइल ग्रुप को कन्वर्ट कर दिया गया है, CH2 लग गया है। यहां पर जहां पर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर CH2 ऐड किया गया है। तो इसमें सबसे अच्छा जो कन्वर्जन करेगा वो होगा ट्राइफिनाइल, ये वाला ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ में। इसको विटिग रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ये आपके सिलेबस में नाम से तो नहीं आती, IIT में तो पढ़ाई जाती है खूब, WITTIG। एक होता है फिटिग, फिटिग में तो बाइफिनाइल बनता है, 2 मॉलिक्यूल लेकर के क्लोरोबेंजीन के सोडियम के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो वो होता है। लेकिन विटिग में क्या होता है, विटिग इस तरीके से रिएक्शन करता है, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर CH2, इसके साथ में जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड P, यहाँ पर इस तरीके से PH PH PH। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन इसके साथ चला जाता है और यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है CH2। तो इसका सबसे अच्छा जो आंसर होगा वो आपका डी है, याद रखिएगा। NCERT में डायरेक्ट मेंशन नहीं है और रिएजेंट पर बेस है। ये जो रिएजेंट होते हैं, कौन सा रिएजेंट किस काम को करेगा, कौन सा रिएजेंट किस काम को करेगा, तो PH3 P डबल बॉन्ड CH2 का एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूं। देखिए, अगर CH3 C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड है, इसके साथ में अगर मैं इसको रिएक्शन कराऊं इसको, तो ये CH2 आ जाएगा यहाँ पर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन बन गया। और ये जो ऑक्सीजन है ये मिल जाएगा इसको, P डबल बॉन्ड O, वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। समझ में आया वाला क्या काम होता है इस कैटलिस्ट का, कैसे काम करता है ये। अगला सवाल देखते हैं। 8वां है,
व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्टेंट एंड रिएजेंट। यहां पर आपको रिएक्टेंट दिया हुआ है, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये वाला। यहां पर रिएक्टेंट दिया हुआ है और क्रोटेनल्डिहाइड जैसा, यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया तो आपको पता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो काम होता है वो एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देता है। ये जो CHO है इसको रिड्यूस करता है CH2OH में। लिथियम एल्यूमिनियम का जो काम होता है एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, वो रिडक्शन का होता है। और यहां पर जो एल्कीन है वो इसको भी रिड्यूस करके एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। देखते हैं ऑप्शन कहां है और कौन सा ऑप्शन आएगा यहां पर। बी ऑप्शन है, देखिए बी ऑप्शन में यहां पर CHO CH2OH में कन्वर्ट हो गया और एल्कीन जो था वो भी एल्केन में कन्वर्ट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन ले लेते हैं। वो क्या है? विच इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट विच कैन कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। इनमें से हम यहां पर कौन सा रिएजेंट रखें ABCD में से ताकि ये कन्वर्जन हो जाए, ये कन्वर्जन हो जाए। क्या करना है आपको, इस वाली पोजीशन पे हम चाहते हैं कि CH3 आए और जब विनाइलिक और एलाइलिक पोजीशन जो है इन पर आपको कोई भी हाइड्रोकार्बन अटैच करना हो तो लिथियम वाला रिएजेंट बहुत अच्छा रहता है। लिथियम के साथ में ये रहा CH3Li, इसका काम होता है जहां डबल बॉन्ड है उस वाली पोजीशन पर CH3 को अटैच कर देना। आप देख लीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये सारे जितने भी एग्जांपल हैं मैंने ज्यादातर आज जो लिए हैं वो रिएजेंट पर बेस है ताकि ये पता चले कौन सा रिएजेंट किस काम को करता है। पर्टिकुलरली अलग से IIT JEE को और नीट को अलग से पढ़ाया जाता है जब पूरी ऑर्गेनिक समाप्त हो जाती है, एक हेडिंग डाल करके फंक्शन ऑफ रिएजेंट्स, कौन सा रिएजेंट किस काम को करेगा। याद रखिएगा CH3-Li है ना, और एसिडिक मीडियम में बाद में PCC डाल करके हीट कर देंगे, वो पॉइजनस कैटलिस्ट का काम करेगा। PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग का एजेंट है ना, पायरिडीन क्रोमाइल क्लोराइड। अगला सवाल है हाउ एसिटोफिनोन कैन बी कन्वर्टेड टू फिनोल बाय रिएक्शन। एसिटोफिनोन है और उसको फिनोल में कन्वर्ट करना है तो कौन करेगा। सवाल आपने देख ही लिया है, ऑप्शन हमारे पास यहां है। ये एसिटोफिनोन से फिनोल बनाना है। 4 ऑप्शन है कि क्या मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड इस काम को करेगा, जो MCPBA लिखा हुआ है उसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं क्या है उसकी फुल फॉर्म, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड फॉलोड बाय द बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस, और नाइट्रिक एसिड होगा, या आयोडीन एंड NaOH होगा जो कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन में होता है। वैसे एसिटोफिनोन आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी देता है, लेकिन आयोडोफॉर्म रिएक्शन से आयोडोफॉर्म ही बनेगा और साथ में साल्ट ऑफ एसिड बनता है, तो उसका तो जिक्र नहीं होगा यहाँ पर। सिंगलेट ऑक्सीजन फॉलोड बाय बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ABCD 10वां क्वेश्चन है। तो इसमें जो इस काम को करेगा मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड है, इसका काम होता है, ये है आपका COCH3, इसको फिनोल बनाना है। फिनोल बना दिया और साथ में CH3COOH अलग कर देंगे, अलग हो जाएगा, तो यहां पर MCPBA काम करेगा। रजिस्टर में लिख लीजिएगा, अपने नोट्स बना ही रहे हैं आप। ये भी ऐसा ही है रिएजेंट बेस। यहां पर क्या लें ताकि प्रोडक्ट ये बने आपका। ये पूछा गया कौन सी रिएक्शन है या कौन सा रिएजेंट हम ले, यहां पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से काम हो जाएगा, जोन्स ऑक्सीडेशन करेगा इस काम को, वेकर ऑक्सीडेशन करेगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन को फॉलो करते हुए ऑक्सीमर्क्यूरेशन, कौन सा रिएजेंट होगा जो इस कन्वर्जन को करेगा। इसमें यहां पर आपके छुपा हुआ है, ये थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि यहां पर छुपा हुआ है। तो क्या यहां पर था वो अभी क्लियर नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, इसको ठीक करके वहां पर
PDF में मिल जाएगा आपको। 12वां क्वेश्चन, हाउ मेनी आइसोमर ऑफ C4H8O, बड़ा सिंपल सा, व्हेन रिएक्ट विद CH3MgBr, CH3MgBr के साथ में रिएक्शन करने के बाद में CH3MgBr की रिएक्शन कराएंगे C4H8O के साथ, तो कितने आइसोमर बनेंगे जब अल्कोहल बन जाएगा वो, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, वो आपने देखना है। एक बार C4H8O बना लेते हैं, चलिए C4H8O एल्डिहाइड कीटोन है, ये कीटोन बनाया CH3CH, इस तरीके से 3 और 3 6 और 2 8 हो गया C4H8O। जब इसके साथ में CH3 रिएक्शन करेगा तो एक अल्कोहल तो ये बन जाएगा यहां पर इस तरीके से, और ये आइसोमर कितने बनेंगे इसके, यहां पर 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल है, इसको पेंटेनोल भी, इसका आइसोमर एक होगा, 2 हो गए, तीसरा होगा आप यहां पर लगा दीजिए OH को, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल हो जाएगा। इस तरीके से टोटल जब आप बना करके देखेंगे तो आपने काउंट कर लेना है कि कितने आइसोमर बनेंगे। मैं आपको बता देता हूं, चूंकि मैं तो बना चुका हूं इसको, आपको स्क्रीन पर ऑप्शन देखने हैं, एक बार आप चाहें तो उनमें से बता सकते हैं आंसर। आंसर यहां है 2 3 4 5, आप आंसर देना चाहेंगे, आंसर दे दीजिए। कई बार आप आंसर देते हैं और बहुत अच्छा आंसर देते हैं आप। कितने आइसोमर बनेंगे कुछ बताएगा? 2-3 तो मैं बना ही चुका हूं, इसमें टोटल 4 आइसोमर बनेंगे। जब आप बना करके देखेंगे टोटल 4 आइसोमर आएंगे। और अगला सवाल और भी आसान है, आपने पहचानना है इनमें से कि इनमें कायरल मॉलिक्यूल कौन सा है। कायरल मॉलिक्यूल की पहचान है, आपको स्ट्रक्चर बनानी है। एक कार्बन ऐसा होगा जिस पर जुड़ने वाले चारों एटम या चारों जो ग्रुप हैं 4 के 4 वो अलग अलग होंगे। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसमें दोनों तरफ CH3 सेम है, वहां कायरल नहीं हो सकता। दूसरे वाला कंपाउंड देखिए पेंटेन 2-ओल, पेंटेन 2-ओल को बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये हो गया CH2 CH3, इधर CH3 ये H। देखिए इस कार्बन पर जुड़ने वाले जो एटम है और मॉलिक्यूल है, इधर हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3, इधर C2H5, इधर OH। ये कार्बन कायरल कार्बन है और ये पूरा कंपाउंड कायरल कंपाउंड कहा जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द SN2 मैकेनिज्म इज रॉन्ग। SN2 के बारे में कौन सा कथन गलत है। SN2 मैकेनिज्म और SN1 दो तरीके के मैकेनिज्म होती हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। एक तो इसके बारे में थोड़ा सा ये बता दूं कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, दूसरा इसमें इन्वर्जन होता है, तीसरा इसमें पोलर सॉल्वेंट की जरूरत नहीं पड़ती, बैक साइड अटैक होता है, और टर्शियरी कार्बोकैटायन इसको नहीं देता। 3-4 बातें मैंने बता दी इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है इसमें, हमें गलत ढूंढना है। SN2 रिएक्शन इज बाइमोलिकुलर, बिल्कुल बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, और SN2 रिएक्शन आर यूजुअली सेकंड ऑर्डर, बिल्कुल सही लिखा है, ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अभी मैं बताया था आपको SN2 दिखने का मतलब ही यही है। तीसरी बात है SN2 मैकेनिज्म अकर इन 1 स्टेप, ये गलत है, और गलत ही हमें ढूंढना था कि गलत क्या लिखा है इसमें यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन सी है, क्योंकि एक स्टेप में नहीं 2 स्टेप में होती है। एक स्टेप में, अच्छा SN2 मैकेनिज्म, हाँ SN1 2 स्टेप में होती है, ठीक है, SN1 2 स्टेप में होती है। यहां मैं लिख देता हूं, देखिए CH3, ये हमने लिखा ऐसे CHCl। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो बैक साइड अटैक करता है, यहां से ये ग्रुप लीव करना शुरू करेगा, क्योंकि 5 वैलेंसी कार्बन की हो नहीं सकती, ट्रांजिशन स्टेज बनेगी और फाइनली इन्वर्जन हो जाएगा, एकदम से इन्वर्जन हो जाएगा। इसका जो ग्रुप बैक साइड में थे वो फ्रंट साइड में आ जाएंगे, उसको इन्वर्जन बोलते हैं। तो एक ही स्टेप में सारा काम हो गया है, अटैक भी हुआ है, ट्रांजिशन स्टेज जरूर बनी है, और फाइनल प्रोडक्ट आगे जाकर के बनेगा। जब SN1 रिएक्शन होती है तो पहले स्टेप में जो लिविंग ग्रुप है वो हट जाता है,
पोलर सॉल्वेंट जब यूज करते हैं तो लीविंग ग्रुप हट जाता है और जो अटैकिंग रिएजेंट है वो सामने से आके अटैक करता है, तो वहां SN उसमें ये होता है। और दूसरा अगला क्या है, SN2 रिएक्शन यूजुअली अकर इन 2 स्टेप। हाँ, ये है आपका, ठीक है। 14 नंबर C। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फ्रेशली प्रिपेयर्ड डायजोनियम साल्ट is further mixed with cuprous chloride or bromide which result in the replacement of diazonium group by Cl और Br। ये नेम रिएक्शन कौन सा है ये बताना है आपने। 4 ऑप्शन दिए हैं, देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर है। मतलब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को CuCl/HCl के साथ में अगर मैं करता हूं, यहां पर देखिए सवाल क्या है, ये है सवाल, बहुत आसान सा। N2Cl इसको CuCl/HCl के साथ में रिफ्लेक्स किया गया, हीट किया गया तो क्लोरोबेंजीन बनता है। बस सीधा पूछा गया रिएक्शन कौन सी है, सेंडमायर रिएक्शन, गैटरमन रिएक्शन, कपलिंग या डायजेटाइजेशन। डायजेटाइजेशन जो रिएक्शन है उसमें इसका निर्माण होता है एनिलीन से, ये नहीं है। कपलिंग रिएक्शन में ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट करता है फिनोल के साथ में और पैरा हाइड्रोक्सी जो बेंजीन बनाता है, ये याद रखिए, वो भी नहीं है। गैटरमन रिएक्शन में यही काम होता है लेकिन CuCl नहीं होता, सिर्फ कॉपर मेटल होता है। कॉपर का साल्ट लेकर के जिस कन्वर्जन को करता है उस रिएक्शन का नाम है सेंडमायर रिएक्शन। कंसेप्ट क्लियर हो गया है। और अगर आपको इनको डिटेल में पढ़ना है, चूंकि ये समय डिटेल का नहीं है, यहाँ पर हमारा टारगेट है जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कर सकें, हमें वही प्रयास हम कर रहे हैं। अगर इंडिविजुअली आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आपको मेरी वीडियो लिस्ट में दी हुई है चैनल पर, वहां आपको काम करना पड़ेगा। और ऐप में भी कुछ वीडियो मेरी हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारी स्क्रीन पर, ये नीचे। रिडक्शन ऑफ कीटोन टू एल्केन यूजिंग अमलगमेटेड जिंक, ये कौन सी रिएक्शन है? वहां मैं लिख देता हूं, कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट करना है अमलगमेटेड जिंक से। नाम ये रहे आपकी स्क्रीन पर, ये पूछा गया है। जैसे कीटोन है CH3COCH3, एल्केन में इसको कन्वर्ट कर दिया CH3CH2CH3, पूछा ये गया और ये किसकी प्रेजेंस में हुआ? ZnHgHCl अमलगमेटेड। ये रिएक्शन क्या है? सिंपली नेम रिएक्शन है। इसका आंसर जरा दें, क्या आंसर होगा इसका? क्लीमेंशन, वोल्फ-किश्नर, फिटिग या इटार्ड रिएक्शन? इसका नाम क्लीमेंशन रिएक्शन है। वोल्फ-किश्नर भी इसी काम को करता है लेकिन किसकी प्रेजेंस में? कैटलिस्ट हो जाते हैं हाइड्रोजन NH2NH2। ये NH2NH2 यूज करेगा एरो के ऊपर। सिमिलर आंसर है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिटिग नहीं हो सकता और इटार्ड नहीं हो सकता। इटार्ड टोलुइन का ऑक्सीडेशन करके बेंजल्डिहाइड बनाता है CrO2Cl2 की प्रेजेंस में, और फिटिग रिएक्शन में बाइफिनाइल बनता है। इस अभी क्रिया का जो नाम है वो क्लीमेंशन रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 को जरा एक बार देख लेते हैं। अब 17 में लिखा, हाउ मेनी मैक्सिमम प्रोडक्ट विल बी फॉर्म व्हेन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद एसिटल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। NaOH की उपस्थिति में एसिटल्डिहाइड के साथ फॉर्मल्डिहाइड प्रतिक्रिया करके कितने अधिकतम प्रोडक्ट बनाता है, ये पूछा गया है। एसिटल्डिहाइड CH3CHO, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, NaOH की प्रेजेंस में। इस अभिक्रिया का नाम है क्रॉस-टैल्डोल रिएक्शन। 12th में जितने बच्चे हैं उन्होंने पढ़ लिया होगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में किसी न किसी रूप में सेट हो ही जाती है और नीट में भी। इसीलिए मैंने इसको चुना है कि आज मुझे इसे देना था। क्रॉस-टैल्डोल में क्या होता है? वैसे टोटल 4 प्रोडक्ट बनते हैं लेकिन इसमें 4 प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। इसमें एक प्रोडक्ट तो ये होगा कि अपने आप के साथ में ही रिएक्शन कर ले CH3CHO विद CH3CHO, क्योंकि एल्डोल रिएक्शन में होता है एक कार्बन एनायन बनता है और वो दूसरे के कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करता है, जबकि इसके पास में तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, है ना, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो वहां तो एनायन बन नहीं सकता। तो मेन प्रोडक्ट तो ये होगा कि ये कार्बन एनायन बनेगा और यहाँ पर अटैक करेगा इस पर। एल्डोल रिएक्शन क्या है, इसके लिए भी आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी। टाइटल लिख देंगे एल्डोल रिएक्शन,
बाय डॉक्टर सुधीर तोमर, तो वो आ जाएगी, या एकलव्य एजुकेशन चैनल पर सर्च कर लेंगे। तो एक प्रोडक्ट तो ये बना, दूसरा ये अपने आप में रिएक्शन कर लेगा, तो 2 प्रोडक्ट टोटल बनेंगे। इसमें ए ऑप्शन होगा हमारा, कुल 2 प्रोडक्ट बनेंगे। क्रॉस्ड एल्डोल रिएक्शन है, अगर दोनों ही यहाँ पर कम हमारे रिएक्टेंट ऐसे हों कि दोनों के पास में किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो वो फिर कैनिजारो रिएक्शन होती है। और दोनों सेम हो, जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन हो, तो फिर वो एल्डोल रिएक्शन होती है, प्योर एल्डोल। यहाँ इसको हम क्रॉस्ड एल्डोल बोलते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग एल्डिहाइड हैं या दोनों अलग अलग कीटोन, दैट इज कॉल्ड क्रॉस्ड एल्डोल रिएक्शन। नाउ 18वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म। इनमें से कौन सा ऐसा होगा जो टॉटोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। तो ये आपके सिलेबस में तो हुआ नहीं करती थी 11th में। टॉटोमेरिज्म 5वीं आइसोमेरिज्म है, समावयवता है, स्ट्रक्चरल संरचनात्मक समावयवता का 5वां भाग है। एक स्थान समावयवता आपने पढ़ा, दूसरा आपने श्रृंखला समावयवता पढ़ा है, और क्रियात्मक समावयवता पढ़ा है, मध्यावयवता पढ़ा है, हिंदी में आपने मेटामेरिज्म जिसको बोलते हैं। 5वां होता था टॉटोमेरिज्म। उसके लिए ये होता है कि जो एल्डिहाइड या कीटोन, मैं कह सकता हूं कि कार्बोनाइल कंटेनिंग कंपाउंड, उनके साथ में जो अल्फा कार्बन जुड़ा है, तो ये डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा होना चाहिए और इसके पास में हाइड्रोजन हो, ये कंडीशन होती है। अगर ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड से, तो फिर यहाँ पर कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म या मेटा टॉटोमेरिज्म नहीं होती। अच्छा, प्रोप 2 in 1 अल, इसको बना के देखते हैं। प्रोप 2 in और 1 अल ये बनेगा। यहाँ तो अल्फा डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये तो टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। इथेनॉल, ये रहा इथेनॉल, इसकी स्ट्रक्चर ये दिखाएगा, बाकी नहीं दिखाएंगे। जब आप स्ट्रक्चर बना के देखेंगे ना, तो वैसी ही कंडीशन आएगी जो मैंने अभी आपको बताई। तो सी और डी भी टॉटोमेरिज्म नहीं शो करते हैं। टॉटोमेरिज्म आपको समझ में आया है, याद रखिएगा इस कंडीशन को। सवाल नंबर 19 क्या है? Which of the following polymer can be used to make household crockery? ये मैंने पॉलीमर चैप्टर से लिया है। जो आपकी किचन में आजकल प्लास्टिक वाले कप आते हैं या प्लेट आती हैं, पहले चीनी मिट्टी के बने होते थे, जो हाथ से छूट गए तो तुरंत टूट जाते थे। लेकिन आजकल के जो कप हैं और प्लेट आती हैं, वो जैसा प्लास्टिक जैसा होता है, वो टूटते नहीं है आसानी से। तो कौन सा बहुलक है, ये कहिए कौन सा पॉलीमर है जो वैसे कप प्लेट बनाने में यूज किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं। क्या वो बेकेलाइट है, नाइलॉन 66 है, मिलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड, या फिर डेक्रोन? नाइलॉन एक फाइबर होता है, एक रस्सा होता है। नाइलॉन जितने भी होते हैं, चाहे वो नाइलॉन 6 हो या नाइलॉन 6,6 हो, फाइबर होते हैं। बेकेलाइट जो है वो प्लास्टिक बनाने में जरूर यूज होता है उस तरीके की, लेकिन ऐसे कप प्लेट बनाने में नहीं। मिलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड है। बेकेलाइट के जो मोनोमर है वो फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड होते हैं। नाइलॉन 66 के जो मोनोमर है हेक्सामिथाइल डायमीन और एडिपिक एसिड होता है। इसके जो मोनोमर है वो पूछे जाते हैं, हिंदी में भी मोनोमर ही लिख लेते हैं उनको। डेक्रोन एक पॉलिस्टर है, ये पॉलिस्टर है, और पॉलिस्टर का मतलब होता है एस्टर, यहाँ पर ग्रुप आ ही गया है, तो इसका मतलब होता है एल्कोहल और एसिड से मिलकर के बने हुए कंपाउंड। तो इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिथाइलिक एसिड। तो बचा मिलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड। तो एक मोनोमर होगा उसका मिलेमाइन, दूसरे वाला होगा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड की स्ट्रक्चर आप जानते हैं, मिलेमाइन की स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बना देता हूं। देखो, ऐसी बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर आपने बना लेनी है, और अल्टरनेट जगह पर आपने नाइट्रोजन सेट कर देने हैं अपने, एक छोड़ के। तो यहाँ कार्बन है, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए NH2, सॉरी यहाँ पर NH2 लगा दीजिए, यहाँ पर NH2 अटैच करिए, और इस कार्बन पर भी NH2 जोड़ दीजिए, और बेंजीन की तरह अल्टरनेटिव बॉन्ड है ही। तो ये होता है आपका मिलेमाइन। इसको जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन कराया जाता है, तब वो पॉलीमर बन के सामने आता है जिससे प्लास्टिक वाले कप और प्लेट बनाए जाते हैं। इसके बाद लास्ट लिया है मैंने, लास्ट जो क्वेश्चन है वो बायोमोलिक्यूल से। ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में अभिक्रिया कराई तो एक यौगिक बनता है A, और वो जो A बनता है उससे क्या साबित होता है या क्या प्रूव करता है वो कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, या वो ये प्रूव करता है कि ग्लूकोज में
5 अल्कोहल ग्रुप होते हैं, बिल्कुल यही है आंसर। ग्लूकोज ये है, देखिए CHO, CHOH का 4 और CH2OH, इस तरीके से बनाएंगे। जब ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में या एसिटाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो एक ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बनाता है, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। तो CHO के साथ में कुछ नहीं हुआ, तो रिएक्शन कहाँ हुई? रिएक्शन हुई है अल्कोहल पर, अल्कोहल को सब्स्टिट्यूट किया गया। तो इससे यही प्रूव हुआ कि ग्लूकोज में 5 अल्कोहल ग्रुप होते हैं, इस रिएक्शन से ये प्रूव होता है। और भी कई सारी रिएक्शन है, ग्लूकोज की रिएक्शन में से एक रिएक्शन भी कई बार सेट होती है, बोर्ड में तो आती है, नीट में भी सेट हो जाती है। अच्छा, इसकी केमिकल रिएक्शन अच्छी है। और लास्ट जो सवाल लिया गया है आज, सवाल ये है लास्ट आपकी स्क्रीन पर कि मेडिसिन बारबिट्यूरिक एसिड, जो बारबिट्यूरिक एसिड मेडिसिन है वो किस तरीके की मेडिसिन है, ये हमने बताना है। क्या वो ट्रैंक्विलाइजर्स है, एंटी हिस्टामिन है, एंटी फंगल है या एंटी मलेरियल है? तो बारबिट्यूरिक एसिड ट्रैंक्विलाइजर्स होता है, स्ट्रेस रिमूवर होता है, वो तनाव को कम करता है बारबिट्यूरिक एसिड। थैंक यू वेरी मच।